नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए कुंठित मानसिकता का फल। रागिनी देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही पढ़ाई में भी होशियार थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रागिनी ने बीए बीएड कर लिया। छोटे भाई केशव ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। उसकी एक प्राइवेट कंपनी में ठीक ठाक नौकरी भी लग गई। इसी समय कंचन की दूर की एक रिश्तेदार ने रागिनी के लिए एक रिश्ता लेकर आई। कंचन दीदी, देख लो, बहुत ही अच्छा रिश्ता है यह। लड़का बस दो ही भाई हैं। घर में बड़े भाई और भाभी हैं जिनका अपना अलग मकान है। लड़के के साथ केवल उसकी माँ रहती है। कंचन जी की दूर के रिश्ते में ममेरी बहन लगने वाली मंजरी ने कहा। वो तो ठीक है, पर लड़का क्या करता है? पास में ही बैठे माहेश्वर प्रसाद ने पूछा। लड़का भी प्राइवेट नौकरी ही करता है। उसका भी अपना मकान है। उसकी माँ को भी उनके पति की पेंशन मिलती है। मंजरी ने बड़े ही रोब से बताया। फिर तो मंजरी, तू बात कर ही ले, पर दान दहेज तो अधिक नहीं लेंगे? कंचन ने पूछा। अरे नहीं दीदी, कुछ भी नहीं लेंगे वे लोग। उनको तो बस एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अपनी रागनी तो पढ़ी लिखी भी है, संस्कारी भी है और देखने सुनने में भी सुंदर है। वे कुछ नहीं लेंगे तो हम भी कौन सा खाली हाथ भेजने वाले हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ बन पाएगा हम लोग भी देंगे ही, महेश्वर प्रसाद ने कहा। इसी समय रागिनी भी आ गई। वह भी नौकरी के लिए जगह जगह आवेदन करने में लगी हुई थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। मुझसे भी तो पूछो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिना नौकरी लगे मैं कहीं भी शादी वादी नहीं करने वाली। रागिनी ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कहा। वो सब ठीक है बेटा, पर शादी के बाद भी तुम नौकरी की तैयारी कर सकती हो। उस घर में है ही कौन? केवल लड़का और उसकी माँ। जेठ जेठानी और उसके बच्चे अलग ही रहते हैं। तीन लोगों का खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है? मंजरी ने रागिनी को समझाते हुए कहा। हाँ बेटा, सबसे अच्छी बात तो यह है कि उन लोगों की कोई भी दहेज की मांग नहीं है, जबकि लड़का भी नौकरी करता है। उसकी माँ को भी उनके पति की पेंशन मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा रिश्ता है। पापा जी, आप मुझे केवल 2 साल और दे दीजिए। इतने समय के अंदर मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूंगी। फिर आप जहाँ आपकी मर्जी हो, आप मेरा रिश्ता कर देना। रागिनी कहते हुए अपने कमरे में चली गई। आज वह बहुत ही परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। आज सुबह से ही रागिनी के यहाँ चहल पहल थी। उसके घर उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। रागिनी के पिताजी इस रिश्ते को इसलिए चाहते थे कि यहाँ दहेज की कोई भी मांग नहीं थी और साथ ही परिवार भी छोटा था। लड़का भी नौकरी वाला था। उधर लड़के वाले इस रिश्ते को इसलिए चाहते थे कि लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर थी। उसने बीएड किया था, इस कारण वह सरकारी स्कूल में भी नौकरी पा सकती थी। दहेज का क्या, वह तो खर्च ही हो जाता है। लेकिन जानी समझी लड़की मिलना भी कठिन होता है। लड़के वालों के आने पर रागिनी के माता पिता व भाई ने उनकी खूब आवभगत की। महंगी मिठाई, फल, नमकीन, सब कुछ उनके सामने रखा गया। अंत में रागिनी के हाथों चाय मंगवाई गई। बेटा रागिनी, जरा चाय लाना बेटा। रागिनी की मम्मी अपने साथ रागिनी को लेकर तथा चाय की ट्रे हाथ में लेकर स्वयं उन लोगों के पास आई। सभी को नमस्कार करके रागिनी वहीं खड़ी हो गई। बैठो बेटा। खड़ी क्यों हो? आओ, मेरे पास इधर बैठो। रागिनी की होने वाली सास सरिता देवी ने कहा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें चलती रही। फिर रागिनी की माँ ने मयंक से कहा। बेटा, आपको भी जो पूछना है पूछ लो। शादी विवाह का मामला है, यह तो जीवन भर का रिश्ता होता है। नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पूछना है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि जो भी मेरे घर आए वह मेरी माँ की सेवा करे और आर्थिक मजबूती के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे।
मयंक ने गंभीर स्वर में कहा। इसके बाद रागिनी से उसकी पढ़ाई और पसंद तथा नापसंद आदि पूछकर उसे उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया गया। जाओ बेटा, अपने कमरे में चली जाओ, तुम आराम करो, रागिनी की माँ ने उससे कहा। रागिनी के जाने के बाद सरिता देवी ने कहा, देखो जी, हमें और हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमें कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि 4 लोग वाह वाही करे। हाँ, आपकी बात सही है। अपनी बेटी को खाली हाथ भी कोई नहीं भेजता। जितनी हमारी क्षमता होगी हम उतना अवश्य करेंगे। आपकी कोई खास मांग हो तो वह भी बता दीजिए, रागिनी के पिताजी ने कहा। अरे नहीं भाई साहब, हमारी कोई भी खास मांग नहीं है, सरिता जी ने कहा। शादी विवाह में शुरू से ही सारी बातें साफ साफ होनी चाहिए, घुमा फिरा कर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। रागिनी के पिताजी को लग रहा था कि वे लोग जब कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं तो फालतू का क्यों खर्च करना। मयंक और उसकी माँ को लग रहा था कि सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति तो खूब दान दहेज देगा, उसे मांगना ही क्यों। कुछ समय बाद अच्छा सा शुभ मुहूर्त देकर रागिनी और मयंक की सगाई कर दी गई। सगाई में भी रागिनी के परिवार वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया, लेकिन मयंक और उसकी माँ सरिता देवी को कुछ खास नहीं लगा था। खटास की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन रागिनी के घर वाले इसे जानकर भी नजरअंदाज कर दे रहे थे। बेटी की सगाई की मिठाई मोहल्ले भर में बांटी गई। सभी लोगों ने रागिनी के माता पिता को बधाई दी। कुसुम देवी ने तो कंचन जी से पूछ भी लिया, रिश्ता तो बहुत अच्छा पा गई हो, दान दहेज कितना ले रहे हैं। कुसुम जी लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, उनका कहना है कि आपकी जो हैसियत हो खर्च करना, हमारी तरफ से कोई भी मांग नहीं है, कंचन जी ने कहा। कभी कभी हमारी कोई मांग नहीं है कहते कहते लड़के वाले अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। आप लोग जरा खुलकर बात कर लेना, राघव जी ने कहा। अरे नहीं भाई साहब, लड़के वाले बहुत ही अच्छे हैं, जब वे लोग कुछ मांग नहीं रहे हैं तो बेवजह क्यों पूछने जाऊं कि उनको क्या चाहिए। सगाई के बाद रागिनी के विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। रागिनी से सगाई के मयंक का फोन रोज ही 1-2 बार आ ही जाता था। वे दोनों ढेर सारी बातें करते, आगे के जीवन की योजनाएं बनाते, तो कभी कहां कहां घूमने जाना है इसी की योजना बनाते। धीरे धीरे दोनों का आपस में अच्छा तालमेल बैठने लगा। रागिनी को भी मयंक के फोन का इंतजार रहता था। कभी वे दोनों अपने अपने माता पिता से पूछकर बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम भी बना लेते, मगर शाम तक घर वापस आ जाते थे। धीरे धीरे विवाह का दिन नजदीक आने लगा। अब लड़के की माँ ने रागिनी के माता पिता के पास दहेज के सामानों की एक फेहरिस्त भेज दी। उसे देखकर रागिनी के माता पिता स्तब्ध रह गए। इस समय शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे। लड़की की शादी का मामला था, इनकार भी नहीं किया जा सकता था। यह इतने सारे सामानों की लिस्ट उन्होंने क्यों भेजी है। पहले तो कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए और अब लिस्ट भिजवा रही हैं। रागिनी के पिता महेश्वर प्रसाद गुस्से में बोले, मुझे तो जैसा आदेश हुआ मैंने उसे कर दिया, अब आप जो भी जवाब देंगे मैं उनको जाकर बता दूंगा। समाचार वाहक ने कहा, ठीक है, तो जाकर कह देना कि मुझसे जितना संभव होगा मैं बस उतना ही कर पाऊंगा। यह सब बातें पहले ही करनी चाहिए थी, फिर मैं जवाब देता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रागिनी के पिताजी ने कहा, जी ठीक है, मैं उनसे जाकर यही कह दूंगा। कहकर संदेशवाहक वहां से चला गया। कुछ दिनों तक घर में अजीब सी खामोशी छाई रही। सबको यही लग रहा था कि कहीं उधर से वे लोग विवाह से इनकार न कर दे। 2-3 दिन के बाद सरिता देवी का फोन आया। उन्होंने कहा, मैंने तो बस अपनी इच्छा जाहिर की थी, आपके पास जो क्षमता है वही आप कीजिए। कोई बात नहीं बहन जी, हम लोग तो डर गए थे कि हम लोग इतना अधिक कैसे कर सकेंगे। रागिनी के पिताजी ने कहा, अरे इसमें डरने की क्या बात है,
माता पिता अपनी बेटी को डर कर नहीं, प्रेम से उपहार दिया करते हैं। आप डरते क्यों हैं? हम आपस में डरने डराने के लिए थोड़े नहीं जुड़ रहे हैं, सरिता देवी ने हंसते हुए कहा। गंभीर हो रहा माहौल हल्का हो गया था। दोनों परिवार फिर शादी की तैयारी में लग गए थे। वास्तव में बात यह थी कि सरिता देवी का बेटा मयंक कोई भी काम नहीं करता था। वह इधर उधर कुछ ठेकेदारी का काम कर लिया करता था, बाकी तो माँ की पेंशन से ही घर का खर्च चल रहा था। रागिनी जैसी लड़की उनकी दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। रागिनी के लिए सरकारी नहीं तो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में नौकरी कहीं नहीं गई थी। वह उसे आसानी से मिल सकती थी। सरिता देवी की बातें उलझाव लिए हुए थी, इसलिए रागिनी के पिताजी ने अपनी बेटी को दहेज में लगभग सब कुछ दिया। 50,000 रुपए दहेज में भी दिए, परंतु सरिता देवी और मयंक को इससे कई अधिक दान दहेज की ख्वाहिश थी। विवाह के समय इतनी गनीमत थी कि वे लोग कुछ भी नहीं बोले, मगर मन में खुश भी नजर नहीं आ रहे थे। विवाह का सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें सासू माँ का चेहरा कहीं भी खुश नजर नहीं आया। जब माँ नाराज हो तो बेटा कहाँ खुश हो सकता है। विदाई भी ठीक ठाक निपट गया। विदाई के समय रागिनी के माता पिता ने मयंक और उसकी माँ से कहा, अगर हम लोगों से कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, खुलकर बता दीजिएगा, लेकिन किसी भी तरह से मेरी बेटी को उसकी सजा मत दीजिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, आपकी बेटी अब मेरी बेटी जैसी ही है, उसे हम किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे, मयंक की माँ सरिता देवी ने कहा। रागिनी के माता पिता व भाई को डर लग रहा था कि शादी तो संपन्न हो चुकी है और अब उनकी बेटी के साथ कहीं वे लोग कोई दुर्व्यवहार न करें। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। विशेष रूप से रागिनी की माँ बहुत परेशान थी। कहते हैं कि कभी कभी किसी भी चीज का आभास इंसान को पहले से ही हो जाता है। बहू तो बहुत सुंदर है सरिता जी, बहुत किस्मती हो, जमुना जी ने कहा। हाँ ठीक ही है, मेकअप करके सभी सुंदर दिखती हैं। मैं तो इससे कई गुना सुंदर लगती थी, सरिता देवी ने कहा। अरे तो आज भी कौन सा कम लगती हो, बहू से थोड़ी ही बड़ी लग रही हो, जमुना जी ने कहा। सरिता देवी खुद भी तो सजी धजी खड़ी थी और चाहती थी कि वहां आए लोग बहू की बजाय उनकी ही तारीफ करें। बहू को मिलने वाला सारा उपहार वे स्वयं संभाल रही थी। उनके बड़े से पर्स में पैसों वाला लिफाफा प्रवेश करता जा रहा था और बाकी सामानों के लिए अलग लोग थे। रागिनी के जेठ और जेठानी भी आए हुए थे और भी बहुत से रिश्तेदार शामिल थे। रिसेप्शन ठीक ठाक से निपट गया। फिर पगफेरों की बारी आ गई। इसमें भी रागिनी के पिताजी ने अपनी खुशी के अनुसार विदाई की। पगफेरों के बाद रागिनी की जिठानी माधवी ने रागिनी को समझाते हुए कहा, रागिनी, मैंने मम्मी जी के साथ कई साल गुजारे हैं। उनकी आदत है अपनी डींग हाँकना और दूसरों को कमतर आंकना। तुम उनकी इस बात पर ज्यादा ध्यान ही मत देना। मुझे भी शुरू शुरू में बुरा लगता था, फिर मैंने इसे अपनी आदत बना लिया था। जी दीदी जी, रागिनी ने कहा। और हाँ रागिनी, तुम उनको पलट कर जवाब तो भूल कर भी मत देना, वरना वे ड्रामेबाज भी खूब है। और उनके बेटे पूरे श्रवण कुमार। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए समझा रही हूँ, इसे गांठ बांध लेना। रागिनी की जिठानी माधवी भी नौकरी करती थी और उसने अपने ऑफिस के नजदीक ही मकान बनवा लिया था। सरिता देवी कभी कभी उसके पास भी रहने के लिए चली जाती थी। माधवी की 2 बेटियां ही थी, जिसके कारण सरिता देवी प्रायः उसे ताने दिया करती थी। दादी का यह व्यवहार छोटी छोटी बच्चियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। सभी रिश्तेदार रिसेप्शन से पगफेरों के रस्म के बीच ही चले गए। अब रसोई का सारा काम रागिनी के हिस्से में आ गया। घर के कामों के लिए काम वाली बाई तो थी, मगर ऊपरी काम भी बहुत सारे हो ही जाते हैं। पहले ही दिन रागिनी को अपने पास बुलाकर सरिता देवी ने कहा, रागिनी बेटा, इस घर में सभी सुबह 5 बजे तक उठ जाते हैं। तुमको भी सुबह 5 बजे उठ जाना है और नहा धोकर
पूजा करके चाय बनाकर सबके पास पहुंचाना है। जी मम्मी जी। रागिनी मन ही मन में हंस पड़ी कि इस घर में कुल 3 तो सदस्य हैं और मम्मी जी इस तरह कह रही हैं जैसे घर में कितने सारे लोग हों। उसने अपना रोज का यही तरीका ही अपना लिया। उसके चाय बनाने तक भी दोनों माँ बेटे नहीं उठते थे, वही उनके जागने की प्रतीक्षा करती थी। मगर सरिता देवी इस फिराक में हमेशा रहती थी कि कब वह देर से उठे और कब वे उसे 4 बातें सुनाए। रागिनी उनके डर के कारण 5 बजे ही उठ जाती थी, पूजा भी कर लेती थी और चाय की तैयारी करके उनके जागने की प्रतीक्षा करती। उन दोनों के नहाने के बाद नाश्ता बनाती, फिर खाने की व्यवस्था करती। सरिता देवी किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती थी। अपने कमरे में बैठे बैठे ही तरह तरह की चीजें बनाने का आदेश जरूर जारी करती थी। खाना खाते समय खाने में मिन मेख निकालना और अपनी तारीफ करना उनकी आदत सी हो गई थी। सरिता देवी थोड़ा सा अपनी छोटी बहू के मायके वालों से चिढ़ती भी थी। उनकी इच्छा थी कि वे लोग इतना दहेज दे देते कि थोड़ा बहुत मिलाकर बड़े बेटे की तरह छोटे बेटे का भी अच्छा सा मकान बन जाता। मगर वहां से जो मिला उससे तो स्वीकार कर पाना भी मुश्किल था। रागिनी जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तब तक किसी प्राइवेट स्कूल में ही नौकरी कर लो, सरिता देवी ने कहा। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करती हूँ, रागिनी ने कहा। अब तक उसे यह पता चल चुका था कि उसका पति कोई नौकरी नहीं करता, वह कुछ ठेकेदारी का काम कर लेता है जिससे उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। सासू माँ की पेंशन आती है और उसी पेंशन से उस घर के बाकी खर्च चलते हैं। रागिनी उन लोगों की इस हकीकत को जानकर स्तब्ध रह गई, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। रागिनी ने अपने ससुराल की कोई भी बात अपने मायको वालों को नहीं बताई थी। उसे लगता था कि जो भी संघर्ष है उसे स्वयं ही तो झेलना है। फिर उस कष्ट में अपने माता पिता व भाई को सहभागी क्यों बनाए। अन्य संबंधियों को कोई भी बात बताना केवल अपनी ही हंसी उड़ाना है। वे छोटी सी बात को भी सभी जगह प्रसारित करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। वे उसके दुख को कभी नहीं बांट सकते, फिर किसी को भी कुछ क्यों बताना। रागिनी ने 2-4 जगह कोशिश की तो एक विद्यालय में उसे प्राइमरी में पढ़ाने का काम मिल गया। विद्यालय प्रबंधन समिति ने इंटरव्यू लेते समय उससे कहा, रागिनी जी, आप कुछ समय तक प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाइए, बाद में आपके काम के अनुसार हम आपको जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका कार्य संतोषजनक रहा तो और भी बड़ी कक्षाएं दी जा सकती हैं। जी सर, मैं पूरी निष्ठा से अपना कार्य करूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, रागिनी ने कहा। ठीक है, फिर आप कल से ज्वाइन कीजिए और ज्वाइनिंग लेटर आज ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद सर, रागिनी ने कहा। कुछ देर रिसेप्शन पर रुकने के बाद उसे ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह उसे लेकर सीधे अपनी सास के पास पहुंची और उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रखकर उनके पैर छुए। बहुत बढ़िया। अरे मयंक, देख रागिनी की कितने अच्छे स्कूल में नौकरी लगी है, तनख्वाह भी तो काफी अच्छी ही होगी। जरा मिठाई भी लाकर दे दे, मैं मंदिर में चढ़ा दूं। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। इस स्कूल में तो बिना सोर्स के किसी की नौकरी लगना ही मुश्किल है। बहुत बढ़िया रागिनी, मयंक ने ज्वाइनिंग लेटर पढ़ते हुए कहा। जा, पहले मिठाई लेकर आ, सरिता देवी ने कहा। ठीक है मम्मी जी, अभी लाया, मयंक ने कहा। सास और पति की खुशी देखकर रागिनी को लगा कि अब उसका जीवन सहजता से चलने लगेगा। घर में खुशहाली का वातावरण होगा। क्या करना है, पति नहीं तो पत्नी तो नौकरी करती है। लेकिन यह सब उसका भ्रम मात्र था। वह अब मकर जाल में फंसने वाली थी, जहां छटपटा तो सकती थी मगर बचने का कोई रास्ता नहीं पा सकती थी। रागिनी को अब घर और बाहर दोनों का ही काम करना पड़ रहा था। सुबह 5 बजे उठना, घर के लिए खाना तैयार करना, अपनी तैयारी करना, सुबह 7 बजे तक विद्यालय पहुंचना,
फिर 2 बजे तक पढ़ाने के बाद छुट्टी होती और वह करीब 2:30 बजे अपने घर पहुंचती। इस समय थकान के कारण उसे आराम की सख्त जरूरत महसूस होती थी, लेकिन आराम कहाँ, दोपहर का भोजन भी उसे ही तैयार करना होता था। दोपहर के भोजन में केवल सब्जी रोटी से ही काम नहीं चलना था, उसमें सासू माँ की इच्छा अनुसार सारी चीजें भी शामिल होनी आवश्यक थी। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सा आराम करने चलती तो सासू माँ और पति की चाय की फरमाइश उसके सामने आ जाती। शाम की सब्जी लाने का काम भी उसके ही जिम्मे था। फिर उसके ट्यूशन के बच्चे आ जाते और उनके जाने के बाद वह रात के खाने की तैयारी में लग जाती। इन सब के बीच में भी घर में कई काम होते थे, जिसे करने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। सासू माँ और पतिदेव टीवी देखने में लगे रहते और बीच बीच में चाय की फरमाइश भी करते रहते। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया और उसकी तनख्वाह उसके बैंक अकाउंट में आ गई। उसने खुशी खुशी यह खुशखबरी सासू माँ और पतिदेव को सुनाई। हाँ बेटा, तुम अपनी तनख्वाह निकाल कर मुझे दे दो। मेरे बच्चे भी यही करते हैं, वे अपनी तनख्वाह मुझे ही देते हैं। ठीक है मम्मी जी, रागिनी ने कहा, लेकिन वह बड़े असमंजस की स्थिति में थी कि एक बेटा बहू तो इनके पास रहते ही नहीं और दूसरा बेटा कोई नौकरी नहीं करता, तो कौन अपनी तनख्वाह निकाल कर उनको देता है। लेकिन यही बात पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दोपहर को लौटते समय उसने अपने लिए 5,000 रुपये छोड़कर बाकी पूरे पैसे अपनी सासू माँ के हाथ में दे दिए। अब यही उसके हर महीने का काम बन गया था। कभी कभी उसे लगता कि जैसे वह किसी कोल्हू का बैल हो, जिसके आंख और मुंह पर पट्टी बंधी हुई हो और उसे चलते रहना है, बस चलते रहना। उसके अपने लिए रखे कुछ पैसों में से भी उसके पति की मांग जारी हो जाती। वह अपने ही पैसों में से न तो मनमर्जी खा पी सकती थी, न ही अपने लिए कुछ खरीद सकती थी। कहीं पर घूमना फिरना तो उसके लिए एक स्वप्न मात्र ही था। इंसान के सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। आप जब तक दबते रहेंगे, लोग आपको और भी दबाते ही जाएंगे। कमजोर बनना कायरता की निशानी भी है। रागिनी कायरता को ही अपना कर्तव्य मानने लगी थी, ताकि उसके घर में सुख शांति बनी रहे। समय अपनी ही रफ्तार से चलता रहता है, उसे रोक पाना तो असंभव ही है। रागिनी की शादी को भी 1 साल बीत गया। घर में एक नन्हे मेहमान के आने की भी खुशखबरी थी। रागिनी के पति और सास खुश तो बहुत थे, मगर रागिनी के नित्य के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। उसे घर के सारे काम और नौकरी उसी तरह करनी थी। ऐसे समय में विशेष देखभाल की जरूरत होती है, मगर रागिनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। रागिनी के मायके वालों ने जब यह खुशखबरी सुनी तो उसके मम्मी पापा और भाई उससे मिलने आए। बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? रागिनी से उसकी माँ ने पूछा। जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रागिनी ने कहा। किसी अच्छे डॉक्टर को ही दिखाना, रागिनी की माँ ने कहा। रागिनी की धंसी हुई आंखें और कमजोर शरीर बहुत सारी बातें उजागर कर रहे थे, मगर रागिनी की माँ ने सोचा कि इस समय तो ज्यादातर महिलाओं की हालत ऐसी ही हो जाती है। एक तो इस समय कुछ खाया पिया नहीं जाता और दूसरा वह जो कुछ भी खाती पीती है, उससे ही तो उसके पेट में पलने वाले शिशु को पोषण मिलता है। इस कारण भी इस अवस्था में महिलाएं कमजोर पड़ जाती हैं। बेटा, कोई भारी काम मत करना, कपड़ों से भरी बाल्टी बिल्कुल भी मत उठाना, ज्यादा देर खड़े भी मत रहना, रागिनी की माँ ने उसे समझाया। जी मम्मी जी, रागिनी बस इतना ही बोल पाई थी। वह कैसे बताती कि इस घर में बस वही एक काम करने वाली है, बाकी दोनों का काम केवल खाना, टीवी देखना, घूमना और जी भरकर सोना है। उसकी देखभाल करने वाला उस घर में है ही कौन? तेरी नौकरी है, नहीं तो कुछ महीने मेरे पास रह लेती बेटा। अरे बहन जी, आप परेशान मत होइए, यहाँ काम वाली लगी हुई है, ले देकर 2 फुलके उतारने होते हैं, बस। एक हम लोगों का जमाना भी था, घर का भी सारा काम निपटाते थे और 10-10 लोगों के लिए खाना भी तैयार करते थे।
उस समय तो लोगों की खुराक भी अच्छी खासी होती थी। जितने में आज के समय में 5 लोग खा लें, उतना तो उस समय एक ही व्यक्ति की खुराक होती थी। सरिता देवी ने रागिनी की माँ कंचन को अच्छा खासा लेक्चर सुना दिया। हाँ बहन जी, कहा तो आप सही रही हैं, पर अपना अपना शरीर और शक्ति भी मायने रखती है। कंचन जी ने कहा। शाम को वापस जाते समय माँ ने रागिनी के हाथ में 10,000 रुपए रखते हुए कहा, बेटा यह मेरी तरफ से रख लो, काम आएंगे। भले ही तुम कमा रही हो, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। रागिनी ने उन पैसों को न चाहते हुए भी रख लिया। उसे वह किसी भी आकस्मिक काम के लिए रखना चाह रही थी। रागिनी के मम्मी पापा के जाने के बाद उसकी सास ने बड़बड़ाते हुए बेटे से कहा, क्या लेकर आए थे? थोड़े से फल और ड्राई फ्रूट्स। ऐसे ही बेटी के घर जाया जाता है? सीखा भी क्या रही थी काम मत करना। अरे तो फिर एक नौकरानी ही रख जाती। जाने दो मम्मी, आप क्यों अपना मूड खराब करती हो? आप तो फल और ड्राई फ्रूट्स का आनंद लो बस, मयंक ने कहा और दोनों ने मिलकर एक जोरदार ठहाका लगाया। रागिनी के मन में आज पहली बार क्रोध की चिंगारी भड़की थी, लेकिन उसने उसे अपने मन में ही दबा लिया। अरे रागिनी, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको कुछ पैसे वैसे भी दिए हैं क्या? मयंक ने पूछा। क्यों, मैं कमाती नहीं क्या? रागिनी माँ द्वारा दिए गए पैसों का जिक्र भी नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर उसने बता दिया कि उसकी माँ ने उसे पैसे दिए हैं, तो यह तुरंत मांग लेगा। अच्छा, तो कमाने का इतना घमंड छा रहा है तुम पर? मयंक रागिनी के मुंह से कमाना शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। उसकी सोच के अनुसार वह कमाए तो जरूर, मगर कमाती है यह शब्द बिल्कुल भी उसकी जबान पर नहीं आए। अगर घमंड ही छाता तो मैं अपने सारे पैसे आप लोगों के हाथ में नहीं रखती। रागिनी ने कहा। जवाब तो खूब दे रही हो, यहाँ आकर यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? मयंक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। माँ बाप तक मत पहुँचो, रागिनी ने कहा। वरना वरना क्या कर लोगी? कहते हुए मयंक ने एक जोरदार चांटा रागिनी को जड़ दिया। रागिनी भी शारीरिक शक्ति में उससे कम नहीं थी। वहीं पर उसका हाथ पकड़कर झटक देती तो वह फिर हाथ उठाना भूल जाता। इस शर्म के कारण भी वह उस पर हाथ नहीं उठाता कि अगर किसी ने देख लिया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। मगर रागिनी चुपचाप वहां से हट गई। उसके पास तो रूठकर बैठ जाने का भी समय नहीं था। उसने अपना मुंह धोया और ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगी। यहीं से आए दिन उसका हाथ रागिनी पर उठने लगा था। एक तो घर में बैठकर अपनी माँ और पत्नी की कमाई खा रहा था, और दूसरे अपने पुरुष होने के अहंकार में भी चूर था। उसके अनुसार पत्नी अपने पति को पलटकर जवाब नहीं दे सकती है। उसकी बड़ी भाभी का घर भी इसी तरह के सोच के कारण ही टूटा था। फिर भी मयंक की आंखें नहीं खुली। उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था। कुछ समय बाद रागिनी का घर एक नन्हे बच्चे की किलकारी से गूंज उठा। दादी बनकर तो सरिता देवी निहाल हो गई थी, और मयंक एक बेटे का पिता बनकर दोनों माँ बेटे बच्चे पर खूब प्यार उड़ेल रहे थे। रागिनी को लगा कि शायद अब उसके घर की स्थिति बदल जाएगी। जब तक रागिनी मैटरनिटी लीव पर घर में थी, तब तक सब कुछ ठीक रहा। रागिनी के माता पिता भी बच्चे को देखने आए। उन्होंने नाती के गले में एक सोने की चेन पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। रागिनी के जेठ जेठानी भी बच्चे को देखने आए। उन्होंने भी बच्चे को कपड़े व पैसे दिए। इसी तरह अन्य रिश्तेदार भी बच्चे को देखने आ रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद बच्चे को मिलने वाला पैसा दादी माँ ने अपनी टेंट में ही रख लिए। उनके अनुसार घर की मालकिन होने के नाते उन पैसों पर उनका ही अधिकार है। रागिनी केवल देखती भर रह जाती थी। नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण उसे आराम की भी जरूरत नहीं थी। उसे डिलीवरी के दूसरे दिन से ही घर के काम में लग जाना पड़ा था।
मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद अब सवाल यह था कि बच्चा दोपहर 2:30 बजे तक कैसे रहेगा। सासू माँ इतने अधिक समय तक बच्चे को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। अब उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया। रागिनी के ही जिम्मे यह भी काम आ गया कि बच्चे को कहीं किसी क्रैच में रखे। उसने पास के ही एक क्रैच में अपने बच्चे कुणाल को दोपहर तक रखने को व्यवस्था कर दी। अब दोपहर में विद्यालय से आते ही पहले वह अपने बेटे कुणाल को वहां से लाती, उसको कुछ खिलाती, फिर सासू माँ के हवाले करके घर के काम में लग जाती थी। जब से बेटा हुआ है इसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। कभी सब्जी जला देती है तो कभी दाल, और तो और रोटियां भी ढंग से सेक कर नहीं देती है। सरिता देवी ने अपनी बहू की शिकायत करते हुए अपने बेटे मयंक से कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन और देखते हैं, फिर इसको जरा कायदे से समझाना ही पड़ेगा। मयंक ने कहा। पहले मयंक माँ की शिकायत सुनकर वह नजरअंदाज कर दे रहा था। बेटे को क्रैच में रखा जाना उसे पसंद नहीं आ रहा था। माँ और वह खुद दो लोगों के घर में होते हुए भी उसका बच्चा दोपहर तक क्रैच में रह रहा था। मयंक, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद है तो अब मैं अलग रहूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं संभाल पा रही हूँ, तो तुम दोनों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैसी बात करती हो माँ, रागिनी आखिर कर तो रही है जितना उससे हो रहा है। हाँ, मैं तो यह पहले से ही समझती थी कि तुम दोनों की मिली भगत है। एक जली हुई सब्जियां खिलाती है तो दूसरा उसकी तरफदारी करता है। मयंक गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। रात को सारे काम से निपटने के बाद जब रागिनी खाना लेकर सास के पास पहुंची तो उन्होंने खाना खाने से ही मना कर दिया। इसके बाद वह मयंक के पास वही थाली लेकर पहुंची। देखिए मम्मी जी, खाना नहीं खा रही हैं, आप चलिए। नाराज वह तुमसे है, मैं कहाँ चलूं? रागिनी, जरा ढंग से काम कर लिया करूं, नहीं तो रोज का चिक चिक सही नहीं है। मयंक ने गुस्से में रागिनी से कहा। अब मैंने क्या किया है? मुझे तो नहीं पता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। कभी सब्जी जला देती हो, कभी रोटियां ढंग से नहीं बनाती, और कह भी रही हो कि तुमको कुछ भी जानकारी नहीं है। मयंक ने कहा। धीरे धीरे यह कहा सुनी तेज लड़ाई में बदल गई। रात का बना खाना वैसे ही पड़ा रहा। उस दिन सास बहू और बेटे में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। सुबह उठकर रागिनी ने सबसे पहले सबके लिए खाना तैयार किया, बेटे को क्रैच में छोड़ा और फिर अपना टिफिन लेकर स्कूल चली गई। रागिनी विद्यालय से वापस आई तब तक उसकी सासू माँ अलग कमरा लेकर रहने अपना सारा सामान वहां शिफ्ट कर चुकी थी। वह अपनी सासू माँ के पास दौड़ी हुई गई। मम्मी, मुझसे कोई गलती हुई तो आप मुझको मारती, डांटती, आप यहाँ क्यों चली आई? मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, बस मैं अपनी पेंशन से अपना गुजारा कर सकती हूँ। सरिता देवी गुर्राते हुए बोली। लेकिन मम्मी जी, आप खुद से खाना कैसे बना पाओगी? झाड़ू पोछा और बर्तन तो काम वाली बाई कर देगी, लेकिन खाना? आप घर चली चलो, रागिनी ने कहा। हाँ मम्मी जी, रागिनी सही कह रही है, मयंक ने कहा। मुझे पता है तुम दोनों को मेरी पेंशन चाहिए। मैं अब एक पैसा भी नहीं देने वाली, और न ही तुम दोनों के साथ ही रहना है। सरिता देवी ने जीत पकड़ ली थी। अब रागिनी का काम और भी बढ़ गया था। वह सुबह शाम अपनी सासू माँ के लिए खाना बनाकर देने जाती थी। मयंक कभी इतना भी नहीं करता था कि अपनी माँ के लिए खाना वहां पहुंचा दे। जब रागिनी खाना देकर आ जाती तब बाद में जरूर घूमने पहुंच जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 साल का समय बीत गया। कुणाल अब पहली कक्षा में पढ़ने लगा था। मयंक अपनी माँ के कहने पर अब भी रागिनी पर बेतरह हाथ चला देता था। रागिनी के चेहरे के सूजन और चोट को देखकर जब साथ की अध्यापिकाएं प्रश्न पूछती तब वह कोई न कोई बहाना बना देती थी।
तुम स्वयं आत्मनिर्भर हो, फिर इतना अत्याचार क्यों सह रही हो? रागिनी की एक सहेली ने कहा। अकेली कहाँ जाऊं? मेरे मायके वाले भी ऐसे धनाढ्य नहीं हैं जो मेरा और मेरे बच्चे का खर्च उठा लेंगे। मुझे वहां पर नौकरी मिल जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? नौकरी तो है ही तुम्हारे पास, अपने बच्चे को लेकर अलग रह लो। अगर तुम्हारे आंख कान दांत सब बर्बाद ही हो जाएंगे फिर अलग हटकर भी परेशानी ही झेलोगी। इससे अच्छा पहले ही उन लोगों से अलग हो जाओ रागिनी। रागिनी की सहेली ने समझाया। अकेले रहने की मुझ में हिम्मत ही नहीं है। आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं? जब से मयंक की माँ अलग रहने लगी थी तब से मयंक अपनी सारी कुंठित मानसिकता रागिनी पर झोंक देता था। कभी कपड़े सही से प्रेस नहीं है तो कभी खाना सही नहीं बना है तो कभी मायके वालों को फोन क्यों किया आदि बहाने लेकर उसे बुरी तरह से पीटता था और उसका एटीएम भी अपने ही पास रख लिया था। कुणाल के ऊपर इन सभी बातों का बहुत गहरा असर पड़ रहा था। उसकी दादी और पिता उस बच्चे का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए थे कि उसकी माँ बहुत ही गंदी है, वह उन लोगों को ठीक से खाना नहीं देती, उनके कपड़े खराब कर देती है, जिससे उन्हें गुस्सा आता है और मजबूरी में हाथ उठाना पड़ता है। 6-7 साल का बच्चा भी अब दादी और पिता की ओर से अपनी माँ से लड़ने लगा था। सरिता देवी को अब दिली सुकून मिल रहा था। वह अब फिर से बेटे के पास रहने लगी थी। आखिरकार रागिनी ने अपनी माँ को अपनी सारी कहानी बता ही दी। गांव समाज के लोग क्या कहेंगे यह सोच सोच कर वह कब तक चुप रहती। रागिनी का भाई अपने मामा जी के साथ तुरंत ही रागिनी के घर पहुंचा। उसने साथ ही साथ पुलिस को भी फोन कर दिया था कि कोई भी परेशानी होगी तो पुलिस उनकी मदद करेगी। रागिनी ने अपने स्कूल में भी त्याग पत्र दे दिया था। अपने कुछ जरूरी सामान अपनी अटैची में डालकर वह अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसे वहीं पर एक अच्छे पब्लिक स्कूल में नौकरी भी मिल गई। अब वह चैन से अपना जीवन गुजार रही है। अपने बच्चे की याद तो उसे बहुत आती है, किंतु उसकी कमी वह अपने भाई के बच्चों को प्यार दुलार करके पूरा कर लेती है। मयंक और उसकी माँ अपने अभिमान में चूर ही रहे। नहीं उन लोगों ने कभी अपनी गलती मानकर रागिनी को वापस लाने का प्रयास किया और न ही रागिनी का दिल ही कभी वापस आने के लिए तैयार हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।